के अनुस्नातक संस्कृत विभाग द्वारा समय आयोजित इस व्याख्यान श्रेणी में आज का जो व्याख्यान है वो 60वां व्याख्यान है और 60वें व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि यह व्याख्यान श्रेणी नेशनल एवं इंटरनेशनल फलक पर विस्तरित है। तो आज के हमारे जो वक्ता है प्रोफेसर बनमाली विश्वास उत्तराखंड से है और उनका जो विषय है वो संस्कृत कथा साहित्य का परिवर्तित परिदृश्य। तो आज के वक्ता प्रोफेसर बनमाली विश्वास को मैं अभिवादन करता हूँ महोदय का। एवं जैसे कि हमारी व्याख्यान श्रेणी की परंपरा है ईश्वर स्तुति, तो आज हमारी इस व्याख्यान श्रेणी में ईश्वर स्तुति करेंगी धैर्य मांगकर। तो मैं अब धैर्य मांगकर को कहता हूँ, भगिनी कृपया ईश्वर स्तुति कीजिए धैर्य मांगकर। धैर्य जी अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ हाँ ओके, थैंक यू। सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम् अद्य आदेशाचार्य रचितं निर्वाणषट्कं प्रस्तौमि। मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि न च श्रोत्रजी न च घ्राणनेत्रे न च भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो। अरे इधर अकेले जाती है चिदानन्दरूपः शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुर्न वा सप्तधातुर्पञ्चकोशः न वा पादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवो चिदानन्दरूप कार्यक्रम चालू है। शिवोऽहं न मे शरागौ मे लोभमो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न प्रेमो न चार्थो न कामो मोक्षचिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो तीर्थं न वेदानयज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं
शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शेषः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवो अहं निकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् आनन्दरूप शिवोऽहं शिवो शिवोऽहं शिवोऽहं शिवो शिवोऽहम्। वाह, खूप सरस. धन्यवादः. चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। धन्यवाद धैर्या भगिनी, आपने अपने सुरम्य कंठ से हमें लाभान्वित किया है। अभी मैं आज के वक्ता का परिचय देने के लिए आस्था मेहता को अनुरोध करूंगा। आस्था मेहता, कृपया आज के वक्ता का परिचय दे। आस्था मेहता। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हमारे बीच में श्रीमान बनमाली विश्वाल महोदय जैसे वक्ता उपस्थित है, तभी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उनके जैसे विद्वान ऐसे वक्ता का परिचय देने का यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। श्रीमान बनमाली विश्वाल महोदय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग उत्तराखंड में व्याकरण विभागाध्यक्ष एवं आचार्य है। संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी तथा ओडिया भाषा में कवि कर्म करने वाले कवि एवं कथाकार प्राध्यापक बनमाली विश्वाल महोदय यद्यपि जन्म से उत्कलीय है, उनका कर्म क्षेत्र प्रयाग ही रहा है और इस समय वे आचार्य एवं व्याकरण विभागाध्यक्ष के रूप में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर उत्तराखंड में कार्यरत है। उनका अब तक उपर्युक्त प्रायः सभी भाषा में 100 से अधिक सर्जनात्मक मौलिक अनुदित शोध पुस्तकें प्रकाशित है। उनकी सर्जनात्मक कृतियों में कथा, कविता, नाटक, उपन्यास, ललित निबंध, यात्रा साहित्य आदि सम्मिलित है। उन्होंने काव्य तत्व समन्विति, हस्तलेख शास्त्र, भारतीय दर्शनकारिका, पाश्चात्य दर्शनकारिका नाम से कई अभिनव शास्त्र ग्रंथ लिखने के साथ साथ 10 से अधिक सर्जनात्मक समीक्षात्मक शोध पत्रिकाओं के 100 से अधिक अंकों का सफल संपादन भी किया है। इसके अतिरिक्त 150 से अधिक शोध पत्र, 60 से अधिक पुस्तक समीक्षा, 10 से अधिक पुस्तकों का पूर्ववाक या आमुख लेखन, 20 से अधिक लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकारों का साक्षात्कार, 150 से अधिक अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशालाओं में सक्रिय भाग ग्रहण, 50 शोध छात्रों का निर्देशन, 40 उपाधि प्राप्त, शैक्षणिक विदेश यात्रा जर्मनी, कवि की सर्जनात्मक कृतियों पर 10 से अधिक पीएचडी एमफिल शोध प्रबंध प्रस्तुत। अपनी सारस्वत उपलब्धि के लिए उन्हें दिल्ली संस्कृत अकादमी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद,
भाऊराव देवरस सेवान्यास लखनऊ, उपेंद्र भंज फाउंडेशन भुवनेश्वर आदि अनेक सुप्रतिष्ठित साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं के द्वारा 20 से अधिक बार पुरस्कृत किया जा चुका है। तो आज हमारे बीच में ऐसे महान विद्वत, ऐसे वक्ता उपस्थित है। तभी मैं संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूंगी कि न परिचय द्वारा न उपमा अलंकारा, न परिचय द्वारा न उपमा अलंकारा, वक्ता विज्ञायते तस्य वक्तव्य श्रेष्ठा। कोई भी वक्ता उनके वक्तव्य से ही जाना जाता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं विश्वाल जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी सुमधुर वाणी में हम सबको अपने ज्ञान का रसपान कराए। विस्माल महोदय, धन्यवाद। मम ध्वनि श्रूयते? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी आ रही थी महोदय। अस्तु अस्तु अस्तु। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं नानालंकारयुक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्रायाः वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेण वन्द्यं देवानां सारमेकं सकलगुणमयं ब्रह्मदारु नमामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की इस ऑनलाइन व्याख्यानमाला सत्र के आदरणीय अध्यक्ष श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर प्रताप सिंह चौहान जी, सम्माननीय आयोजक और संयोजक डॉक्टर राजेश व्यास जी, आदरणीय भगिनी डॉक्टर रीता त्रिवेदी जी, जो एक तरह से इस कार्यक्रम की सूत्रधार रही है, सुश्री आस्था मेहता जी, जिन्होंने अभी भी मेरा परिचय कराया, डॉक्टर महेश पटेल, डॉक्टर विनीत चौहान, डॉक्टर नरेश बणझारा, जिन लोगों ने इस व्याख्यानमाला के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथा इस व्याख्यानमाला में अणु प्रणाली से जुड़े सभी विद्वज्जन, शोधार्थी एवं अन्य छात्र बंधुओं। विषय व्यापक है, अतः बिना किसी विशेष भूमिका की एक ही वाक्य में आयोजकों को धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करना चाहता हूं। आज के व्याख्यान का विषय है संस्कृत कथा साहित्य का परिवर्तित परिदृश्य। जब हम संस्कृत कथा साहित्य के परिवर्तित परिदृश्य की बात करते हैं तो इससे पहले संस्कृत कथा साहित्य के चिराचरित स्वरूप को बताना आवश्यक है। अर्थात संस्कृत कथा साहित्य का मूल या प्राचीन स्वरूप है, यह जाने बिना हम आज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत कथा साहित्य में आए परिवर्तनों को ठीक से समझ या समझा नहीं पाएंगे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कथा साहित्य गद्य काव्य का ही एक अंग है। अतः हम अपना वक्तव्य प्राचीन गद्य बंध से ही प्रारंभ करना चाहेंगे। गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति, यह प्राचीन सूक्ति संस्कृत साहित्य के प्रसंग में प्रसिद्ध है, जो गद्य रचना सामर्थ्य का अभिनंदन करता है। प्राचीन काल से प्रचलित यह उक्ति आज भी प्रासंगिक है। आज भी गद्य पथ में चलने वाले रचनाकार विरल ही हैं। वस्तुतः पद्य की अपेक्षा गद्य की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। न केवल संस्कृत में, अभी तो प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में गद्य बंध ही लोकाभिरुचि बढ़ाता है। गद्य विधा में भी बृहत कलेवर होने से उपन्यास पाठकों के द्वारा उपेक्ष्य है और कथा सर्व स्वीकार्य। सबसे पहले प्राचीन काव्य शास्त्र में गद्य काव्य और तदंगतया कथा की क्या परिभाषा की गई, इस पर विचार आवश्यक है। इसी प्रकार गद्य काव्य विशेषकर कथा साहित्य के कौन कौन से भेद उपभेद स्वीकृत रहे हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। गद्य शब्द गद धातु गद व्यक्तायाम वाची, इससे यत प्रत्यय करने से बनता है। गद्यते निगद्यते इति गद्यम। गद्यबंध लय प्रधान पद्यबंध से भिन्न है। गद्यबंध में पद्यबंध का परित्याग होने के साथ साथ भाव, भाषा एवं रस का
समुचित परिपाक होता है। संस्कृत गद्य काव्य का सर्वप्राचीन शास्त्रीय उल्लेख आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र है, जहां पूर्ण बंध वाले अनियताक्षर पद के माध्यम से गद्य काव्य की ओर संकेत किया गया है। विभक्त्यंतम पदं ज्ञेयम निबद्धम चूर्णमेव च तत्र चूर्ण पदस्येह सन्निबोध च लक्षणम अनिबद्ध पदच्छंदस तथा चानियताक्षरम अर्थापेक्षाक्षरस्यूतम ज्ञेयम चूर्ण पदम बुधैहि। उपर्युक्त यह लक्षण यजुर्वेद के गद्यात्मक स्वरूप से प्रभावित है। कहा गया है अनियताक्षरावसानम यजुः या गद्यात्मकम यजुः। आचार्य भरत ने यहाँ पदबंध के दो प्रकार बताए हैं, निबद्ध तथा चूर्ण। निबद्ध छंदोबद्ध पद्य है तथा चूर्ण अनिबद्ध गद्य है। उनका कहना है पदबंधा कर्तव्या वृत्त निबंधास्तु चूर्णाबा। पदों का छंदबद्ध रूप पद्य कहलाता है तथा पादबद्ध रहित पदावली गद्य कहलाती है। आचार्य दंडी के काव्यादर्श में पदबंध रहित वाक्य विन्यास को गद्य कहा गया है। अपदः पद संतानो गद्यम। स्वरूप की दृष्टि से अग्नि पुराण में गद्य के तीनों भेदों का लक्षण सहित वर्णन किया गया है। चूर्णक, उत्कलिका, गंधिवृत्त या कहीं कहीं वृत्तगंधि भी कहते हैं। अपदः पद संतानो गद्यम तदपि कद्यते चूर्णिकोत्कलिका गंधि वृत्त भेदात् त्रिरूपकम अल्पाल्प विग्रहम नाति मृदु संदर्भ निर्भरम इत्यादि। प्रकारांतर से गद्य के वृत्तगंधोचित, वृत्तगंधी एवं चूर्णक भेद भी प्रसिद्ध हैं। वृत्तगंधोचित गद्य का वह सरल रूप है जो समास रहित होता है और जिसका कोई भी भाग किसी छंदो विशेष का अंश प्रतीत नहीं होता है। जब गद्य का कोई भाग किसी छंदो विशेष का अंश प्रतीत होता है तथा उसमें तत्सदृश ही मात्रा, लय या प्रवाह की झलक मिलती है, तब उसे वृत्तगंधी कहते हैं। यह वृत्तगंधिता वार्णिक या मात्रिक किसी भी छंदो विशेष की हो सकती है। चूर्णक न तो समास रहित होता है, न दीर्घ समास से बोझिल। अल्प समास युक्त पदावली से संपन्न होना ही इसकी विशेषता है। बंध के आधार पर अग्निपुराण में गद्य काव्य के 5 भेदों का उल्लेख किया गया है। आख्यायिका, कथा, खंड, कथा, परिकथा तथा कथा निकेति मन्यन्ते गद्य काव्यम च पंचधा। इससे स्पष्ट है अग्निपुराण के समय गद्य साहित्य की परंपरा पर्याप्त रूप में विकसित हो चुकी थी। तत्पश्चात बाणभट्ट की कादम्बरी और हर्षचरित को ध्यान में रखकर परवर्ती आचार्यों ने गद्य काव्य के 2 प्रमुख भेदों कथा एवं आख्यायिका को मुख्य रूप से स्वीकृति दी। आचार्य दंडी ने कथा एवं आख्यायिका को एक ही जाति के 2 संज्ञाएं मानी, पर विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कथा व आख्यायिका का भेद स्पष्ट किया है। हेमचंद्र ने काव्यानुशासन में कथा, आख्यान, उपाख्यान, निदर्शन, प्रबल्लिका, मतल्लिका, परिकथा, मणिकुल्या, खंडकथा, सकल कथा, उपकथा, बृहत कथा आदि भेदों का उल्लेख किया है। इससे भी स्पष्ट है कि हेमचंद्र के समय तक कथा के विविध रूप प्रचलित थे। तदुपरांत आधुनिक काल तक जो गद्य साहित्य रचे गए, जैसे वामन भट्ट बाणकृत वेम भूपाल चरितम, सकल विद्या चक्रवर्ती कृत गद्य कर्णामृतम, रंगनाथ दीक्षित विरचित गुण मंदार मंजरी तथा विश्वेश्वर पंडित पांडेय कृत मंदार मंजरी, ये रचनाएं प्रायः उपर्युक्त गद्य भेदों में अंतर्भुक्त हो सकती हैं। उपर्युक्त आचार्यों के इन मतों को देखते हुए कहा जा सकता है कि कथा एवं आख्यायिका ही गद्य काव्य की मुख्य एवं लोकप्रिय मान्य विधाएं रही हैं और शेष भेदों का समाहार इन्हीं दोनों में ही हो जाता है। दंडी, हेमचंद्र, बाघभट्ट और विश्वनाथ ने गद्य काव्य के कथा और आख्यायिका 2 ही भेद माने हैं। इस प्रकार प्राक्तन काव्य शास्त्रों में गद्य काव्य स्थूल रूप से 2 प्रकार से विभक्त है, ऐसा कहा जा सकता है। अमरकोश में कथा एवं आख्यायिका के लक्षण इस प्रकार वर्णित है। प्रबंध कल्पना कथा, आख्यायिकोपलब्धार्था। कथा क्या है? कथ्यतेति कथा। कथा वाक्य प्रबंधे इस धातु से चिंती, पूजी, कथी,
कुंभी इत्यादि सूत्र से आंग फिर ता प्रत्यय के योग से कथा शब्द निष्पन्न। आसमंता ख्याति प्रकटयति आख्यायिका। आपूर्वक ख्या धातु से कर्तृ अर्थ में अनुमूल फिर ता प्रत्यय के योग से आख्यायिका शब्द निष्पन्न। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज ने कथा एवं आख्यायिका को इस प्रकार परिभाषित किया है। कथायाम सरसम वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम आख्यायिका कथावत् स्यात्। उनके इस वचन से यह तो प्रतिफलित होता है कि कथा एवं आख्यायिका मुख्यतया गद्य में ही लिखे जाते हैं, परंतु यहाँ कुछ अपवाद भी होते हैं। यह बात क्वचित अत्र भवेदार्या इस श्लोकार्ध में निर्दिष्ट है। उनका मानना है कि कादम्बरी कथा रूप है और हर्षचरित आख्यायिका रूप है। विषय वस्तु की दृष्टि से भेद होने पर भी रचना विधान एवं शैली की दृष्टि से कथा एवं आख्यायिका में वास्तविक भेद प्रतीत नहीं होता है। वैदिक काल पुराण काल में यह कथा आख्यान उपाख्यान रूप था। कथा और आख्यायिका में जो मूलभूत अंतर बताया गया है वह अपूर्ण, अव्यापक और संकुचित प्रतीत होता है। सर्वप्रथम कात्यायन ने आख्यान और आख्यायिका का भेद स्पष्ट किया है। आख्यातायिके इतिहास पुराणेभ्यश्च। पतंजलि ने भी इस भेद को स्पष्ट किया है, जिससे ज्ञात होता है कि आख्यान शब्द कथा के लिए है और आख्यायिका शब्द आख्यायिका के लिए। पतंजलि ने दोनों के तीन तीन उदाहरण दिए हैं। याववृत्तिक, प्रयंगविक एवं जाजातिक। ये तीनों उपाख्यान नहीं आख्यान है, जिसे कथा भी कर सकते हैं। बासवदत्ता, सुमनोत्तरा एवं भैमरथी ये आख्यायिका है। आचार्य आनंदवर्धन ने परिकथा, सकल कथा, खंड कथा इन तीनों नए भेदों को मान्यता दी है। इन भेदों का लक्षण लोचनकार अभिनव गुप्त ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। एकम च धर्मादि पुरुषार्थमुद्दिश्य प्रकार वैचित्रेण अनंत वृत्तांत वर्णन प्रकारा परिकथा। एकदेश वर्णना खंड कथा। समस्त फलानतेति वृत्त वर्णना सकल कथा इति। आधुनिक संस्कृत कथा संसार पर दृष्टि डाले तो यह कह सकते हैं कि आचार्य आनंदवर्धन की खंड कथा ही वस्तुतः आधुनिक लघु कथा है और सकल कथा में हम दीर्घ कथा को अंतर्भावित कर सकते हैं। इसी प्रकार कथा को परिकथा कहना सार्थक दिखता है। स्मर्तव्य है कि सहस्राब्दियों पुरानी कथा विधा संस्कृत साहित्य में अपने प्रारंभिक काल से ही विकसित अवस्था में रही है। वेद और पुराणों के उपाख्यानों से लेकर पंचतंत्र, हितोपदेश, भोज प्रबंध, बेताल पंचविंशति आदि कथाओं की लंबी परंपरा रही है। हमने काव्य तत्व समन्विति में प्राचीन गद्य भेदों को इस प्रकार समेटने का प्रयास किया है। प्राचीन काव्य शास्त्रेषु कथा भेदाश्च केचन यथा चाग्निपुराणे तो बंधा धृताश्च पंचदा। खंड कथा प्रसिद्धास्ति कथा चाख्यायिका पुनः परिकथा तथैवास्ति कथा निकेति पंचदः। भेदद्वयं प्रसिद्धं तो काव्यशास्त्रेषु सर्वथा कथा चाख्यायिकेत्येवं विश्वनाथादिभिर्मतम्। वहीं प्राचीन कथा भेदों को भी हमने समेटने का प्रयास किया है, लेकिन समय कम है, इस पर ज्यादा न बोलते हुए जो नई प्रवृत्तियां हैं संस्कृत साहित्य की उस पर थोड़ी सी बात करना आवश्यक है। अब संस्कृत कथा साहित्य का परिवर्तित परिदृश्य में परिवर्तन किन किन बिंदुओं पर आधारित है इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। आज का संस्कृत साहित्य न केवल विधा किंतु वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से प्राचीन साहित्य से बदला सा प्रतीत होता है। अपनी काव्य तत्व समन्विति की प्रस्तावना में हमने लिखा है, समकालिक साहित्य प्रवृत्त एवं नवा नवा परिवर्तन मध्यास्ति वस्तु शिल्प विधास्वपि। नए लेखकों की नित्य नूतन प्रत्यग्र सर्जन परंपरा संबलित भव्य रचनाएं दिन प्रतिदिन हमारे समक्ष आ रही तथा अनवरत विकसित हो रही हैं अभिनव काव्य प्रविधियां एवं काव्य प्रवृत्तियां। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक से लेकर आज तक आधुनिक संस्कृत साहित्य के रचना क्षेत्र में प्राचीन काव्य शास्त्र के कई सर्वथा अस्पृष्ट विधाएं समुद्घाटित हुई हैं। इस तरह समसामयिक संस्कृत साहित्य अपने लिए एक स्वतंत्र स्थान कल्पित कर लिया है। आज न केवल नई विधाएं आ रही हैं, अपितु नई शैली, नया कथ्य और नए शिल्प के साथ साथ
अनुक्षण नई नई सर्जनाएं हो रही है। आधुनिक परिवेश के जीवनानुभव के आधार पर विरचित ये विपुल साहित्य संस्कृत भाषा को जीवित भाषा के रूप में, आधुनिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में सर्वथा समर्थ है। प्राचीन साहित्य की धारा में समकालिक संस्कृत वाङ्मय भी प्रमुखतया 3 प्रकार से विभक्त हैं: पद्य साहित्य, गद्य साहित्य एवं नाट्य साहित्य। नवीन प्रवृत्तियों के अंतर्गत नवीन विधाओं में लेखन समकालिक संस्कृत साहित्य का आवश्यक अंग है। जहाँ पद्य साहित्य महाकाव्य, लघु काव्य, खंड काव्य, शतक काव्य, लहरी काव्य, स्तोत्र काव्य तथा गीति काव्य आदि भेदों से विभक्त है, वहीं गद्य साहित्य नैसर्गिक वस्तु एवं शिल्प के आधार पर उपन्यास, कथा, लघु कथा, स्पर्श कथा, शुभ कथा, व्यंग्य कथा, ललित कथा, ललित निबंध, यात्रा वृत्त, पत्र साहित्य, जीवन वृत्त, आत्मकथा, दैनंदिनी या डायरी साहित्य, हास्य विनोद कणिका तथा पत्रकारिता आदि भी समृद्ध है। नाट्य साहित्य के प्रसंग में भी लघु नाटक या एकांकी, नभोरूपक या रेडियो नाटक, विधि नाटक या नुक्कड़ नाटक आदि नवीन नाट्य विधाओं की लेखन प्रवृत्ति से आधुनिक संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि हो रही है। हमने काव्य तत्व समन्विति की प्रस्तावना में इन सारी विधाओं का नामतः परिचय कराया है। समय कम है, विशेषकर गद्य विधाओं पर दो चार पद्य में यहाँ रखूंगा। पद्य विधा की इस प्रकार परिचय हमने कराया है। पद्ये ख्यातम महाकाव्यम खंड काव्यम क्वचित पुनः शतकम लहरी काव्यम स्तोत्र काव्यम तथा गीतम अद्यत्वे लघु काव्यानि प्रसिद्धानि भिन्नानि वै क्वचित वस्तु भेदेन च क्वचित छंदोदृशा पुनः मुक्त छंदोपि बंधोस्ति बंधाः वैदेशिकाश्चके हाइकु तांकाशिजो भेदैः सानेटोपि विशिष्यते संगीतिका गीतिः ख्याता राग काव्यम नवम मतम गलत जला च काव्यालि स्कंधहार्य नैतके नक्तके। इस प्रकार और आगे भी पद्य काव्य का वर्णन है, लेकिन समय कम है तो गद्य विधा पर कुछ विशेष बात करना चाहिए। उपन्यासः प्रसिद्धोस्ति गद्य काव्य विशेषतः कथाः बहुविधाः सन्ति दीर्घ लघु स्पशा विधाः सुकथा च कथा व्यंग्या ललितात्मकथाः पुनः यात्रा वृत्तम निबंधश्च पत्र साहित्यमेव च जीवन चरितम ख्यातम ख्याता दैनंदिनी पुनः पत्रकारितया हास्य कणिका विनोदात्मिका। इस प्रकार नाट्य विधा में नाट्ये च नाटकम ख्यातम लघु नाटकमेव च नभो रूपकम एकांकी रेडियो नाटकम पुनः मार्गे प्रदर्श्यते जच्च विधि नाटकमुच्यते हास्य नृत्य नाटके स्तः प्रतीकोद्भट नाटके छाया नाटक मध्यत्वे सर्वथाधुनिकम पुनः अपेरा नाटकम चाद्य लिख्यते विदेशास्थितम् अनुदीतं च साहित्यम विधा स्वन्यतमं मतम गद्य साहित्य मंगत्वम भजती पत्रकारिता। तो समीक्षा कैसी होनी चाहिए, वो समीक्षा में आज जो परिवर्तन आया है वो क्यों है, उसको भी हमने प्रस्तावना में इस तरह से निर्मित किया है। मूल्यांकनम तटस्थम च वस्तुपरकमेव च नवीन रचनानां तो यथायोग्यम अपेक्षते समकालिक काव्यानां प्रतिमानं पृथक् भवेत् निर्ममालोचनं तेषाम् आह्वानं च योजितम् मध्ये सेतुर्भवेद् रूढः परम्पराधुनिक्योः येन अत्याधुनिकानां च यात्रा वै सुगमा भवेत् सत्स्वत्र काव्यशास्त्रेषु प्राचीन आधुनिकेषु च सत्स्वत्र काव्यशास्त्रेषु प्राचीनाधुनिकेषु च सन्त्यनालोचिताः पक्षाः मूल्यांकन विधौ पुनः प्राचीन काव्यशास्त्रैस्तु तत्समीक्षा न युज्यते आधुनिकैः समीक्षाद्य तटस्थानो विधीयते साधु सर्वं पुराणं नावद्यं च पुनर्नवम् एतस्यां पृष्ठभूमौ च नव्यकाव्य समीक्षणम् पद्य गद्य समाश्रिता चंपू नाट्याश्रिता पुनः भेद संश्रिता समीक्षात्र महीयते। इस प्रकार हमारी समीक्षा की परंपरा है। इस प्रकार गद्य पद्य एवं नाट्य सभी क्षेत्रों में नवीन विधाओं को प्रश्रय मिला है। इसके अतिरिक्त आज भी पद्य गद्य मिश्रित चंपू काव्य लिखे जा रहे हैं प्राचीन एवं नवीन शैली में। वस्तुतः इन सभी क्षेत्रों में समकालिक लेखकों की संघर्ष पर भूमिका संतोषप्रद है।
समकालिक संस्कृत लेखन में गद्य की अपेक्षा पद्य को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि अन्य भारतीय भाषाओं में गद्य को। पर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गद्य लेखन के प्रति संस्कृत लेखकों का अधिक ही रुझान रहा है। बांग्ला आदि अनेक भाषाओं के साहित्य का संस्कृत गद्य में अनुवाद हुआ है और उसकी पृष्ठभूमि को बल मिला है। गद्य में मौलिक उपन्यास और लघु कथा लेखन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती ही गई। आधुनिक संस्कृत साहित्य की विशेषताओं में भाषा शैली भी महत्वपूर्ण है। आज की भाषा में व्याकरण का अतिरिक्त भार नहीं है। आज की भाषा आलंकारिक आवरणों से बाहर आ गई है और अनावश्यक संधि एवं दीर्घ समासों के बोझ से मुक्त हो गई है। भाषा की निर्मलता और स्वच्छता के कारण विषय वस्तु और पाठकों के बीच भाषा अब कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रही है। साहित्य विशेषकर कथा की अभिव्यक्ति ऐसी होनी चाहिए जिन्हें पढ़ते सुनते समय हमें अपनत्व का अनुभव हो। इस तथ्य को प्रायः सभी रचनाकार स्वीकार करते हुए व्यावहारिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। साहित्य की भाषा में सरलता और स्वाभाविकता के नए प्रयोग सजगता से हो रहे हैं। आज की संस्कृत भाषा का प्रधान गुण है उसकी सरलता। भाषा में प्रवाहमयता, स्वाभाविकता, व्यावहारिकता आदि को प्रश्रय दिया जा रहा है तथा क्लिष्टता, कृत्रिमता, आडंबर का बहिष्कार हो रहा है। भाषा शैली में आमूलचूल परिवर्तन के प्रति आधुनिक रचनाकारों का विशेष आग्रह परिलक्षित होता है। भाषागत प्राचीन मान्यताओं का विद्रोह और शारदीय सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है। आधुनिक रचनाओं की भाषा प्रायः सरल, सहज, प्रवाहयुक्त, नवीन, सुबोध, उत्कृष्ट एवं समकालीन है। भाषा की सर्वग्राहकता पर विशेष बल दिए जाने से उसमें अनेक विशेषताएं समाविष्ट हो रही हैं, जैसे सराहनीय प्रवाह, उत्कृष्ट भावोत्प्रेषण, सरलतम शब्द विन्यास आदि। आडंबर विहीनत्व, कृत्रिमता राहित्य, जटिलता विमुक्तत्व इत्यादि गुणों के कारण आज की रचनाएं भावनाओं का अनुसरण कर रही है। वस्तुतः साहित्य की भावबोधता में उसकी लोकप्रियता का कारण निहित है। आज संप्रेषणीय और भावानुवर्तिनी भाषा का सराहनीय प्रयोग हो रहा है। वस्तुतः वर्तमान भाषा शैली लेखक को परिवेश और देश काल का ही अंग है। आधुनिक साहित्य में शब्द की अपेक्षा अर्थ पर अधिक बल दिया जा रहा है। साहित्य को सामान्य जीवन का अंग बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जीवन को उपभोग्य और ग्राह्य बनाने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। साहित्य पठन की सार्वजनिकता लेखकों का रचना केंद्र बन रहा है। शब्द की शक्तियों पर विचार हो रहा है और बाल की खाल निकालने की प्रवृत्ति कम हो रही है। लेखकों का ध्यान अधिकाधिक भाषा की सरलता, संप्रेषणीयता, बोधगम्यता और पाठक वर्ग की रुचि पर आधारित है। इसलिए छोटे छोटे वाक्यों तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों और उनकी प्रकृति का प्रभाव आज की रचनाओं में दिख रहा है। अन्य भाषा में प्रचलित मुहावरों का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में संस्कृत भाषा की मौलिकता के साथ साथ उसकी समन्वयात्मकता और सामंजस्यता की शक्तियां देखते बनती है। इस प्रकार आधुनिक संस्कृत कथा साहित्य में प्रादेशिक भाषा की अतिशयता है। ठेठ हिंदीपन या ओडिया बंगलापन से बच नहीं पाता है आज का कथाकार। आज का कथाकार अपनी रचनाओं में घमंडस्य जैसे प्रयोग करता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वस्तुतः व्यावहारिक भाषा का प्रयोग कथाकार की जिम्मेदारी भी है और व्यवस्था भी। कथा में प्रयुक्त भाषा वैविध्य का नियोजन कथाकारों को स्वीकार करना पड़ता है ताकि उसकी तुलना उस सृष्टा से हो सके जो संसार के प्राणियों को भाषा प्रदान करता है। व्यवस्था इसलिए है क्योंकि कथाओं में कल्पित संसार के चरित्र वास्तविक संसार के व्यक्तियों की तरह ही अपनी भाषा से सोच विचार कर व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करते हुए आपस में वार्तालाप करते हैं। स्पष्टता, विश्लेषणात्मकता, तर्क प्रवणता तथा यथातथ्य जैसे गुणों से युक्त भाषा चुनी हुई उपमाओं, सटीक सादृश्यों, सुक्तियों, लोकोक्तियों, बिंबों तथा प्रतीकों के माध्यम से अपने छोटे से कड़ेबर में अधिकाधिक प्रभावोत्पादक एवं संप्रेषणीय हो पा रही है। आज की कथा विधा भाषा के विकास की एक परंपरा है। इस परंपरा ने भाषा को निरंतर कथानुरूप बनाने में सहायता दी है।
इसमें समय समय पर परिवर्तन, परिमार्जन, अभिव्यंजना शक्ति, संकेत पद्धति, बिंब, प्रतीक, सूक्ष्म संवेदनशीलता, अर्थवत्ता, सजीवता के रंग चढ़ते आए हैं। कथा के मूल्य, लक्ष्य तथा भाव शैली के माध्यम से ही प्रकाशित हो पाते हैं। आधुनिक कथा साहित्य की एक बड़ी उपलब्धि है कथ्य के अनुरूप शिल्प का चुनाव। नए कथाकारों ने अपनी कथाओं में शिल्प के विविध रूपों का प्रयोग किया है। वस्तुतः इन नई शैलियों की आवश्यकता भी थी, क्योंकि जिन जटिल प्रसंगों को कथा का विषय बनाया गया है उसमें परंपरागत शिल्प सफल नहीं हो सकता था। शिल्प विधान कोई जड़ जंत्र नहीं है, किंतु रचनाकार की आंतरिक संवेदना, उसके सामाजिक परिसर तथा उसके कलात्मक अनुभवों से संबद्ध एक जागरूक प्रक्रिया है। शिल्प रचना से अलग नहीं है। यह रचना के पीछे ही नहीं अपितु रचना भी होता है। कुछ रचनाओं में सहज रूप से और कुछ में सूक्ष्मता और जटिलता के साथ। रचना का शिल्प लेखकीय दृष्टिबोध से समन्वित होते हुए परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार यह कोई निश्चित पद्धति या विधि नहीं है, अपितु एक चेतन अनुभव व्यापार है। इस अनुभवात्मक व्यापार की जानकारी रचनाकार, पाठक और समीक्षक सभी के लिए आवश्यक है। रचनाकार को साहित्य लिखते समय, पाठक को साहित्य पढ़ते समय और समीक्षक को साहित्य का मूल्यांकन करते समय शिल्प से परिचित होना आवश्यक है। कथा के शिल्प के कारण ही छोटी सी कथा में हमें एक संपूर्ण जीवनानुभव की प्रतीति हो सकती है। प्रभावक शिल्प के कारण कथाओं की शैलियां भी प्रभावित होती है। अलग अलग कथाकारों की कथाओं में वर्ण विषय एक समान होने पर भी कथा शैली में भिन्नता ही कथा और कथाकार को नई पहचान देती है। कथाकार अपनी बात सीधे और सपाट ढंग से नहीं कहता, किंतु बिंबों, प्रतीकों, मिथकों तथा काल्पनिक जगत के आधार पर यथार्थ से जुड़े अपने विचार और भाव व्यक्त करता है। यह कहने का अपना ढंग या तरीका या शैली वर्ण विषयों को कथा रूप प्रदान करता है तथा नई दिशा और नया आयाम भी देता है। वस्तुतः साहित्य एक शाब्दिक संरचना है। इसी संरचना से उसके इस शैली में कथाकार एक दृश्य के माध्यम से किसी विषय वस्तु को पाठक के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। इस शैली में परिवेश चित्रण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके भीतर विविध भावों और मनोविकारों का विधान होता है। आधुनिक कथा के शिल्प को आधुनिक वर्गों में बांटा जा सकता है: दृश्यात्मक या चित्रात्मक शैली, परिदृश्यात्मक या चित्र व्यंजनात्मक शैली, वर्णनात्मक या इतिवृत्तात्मक या ऐतिहासिक शैली, व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक शैली, मनोव्यापारात्मक या मनोवैज्ञानिक शैली, संवादपरक या नाटकीय शैली, प्रतीक योजना या प्रतीकात्मक शैली, बिंब विधान या बिंबपरक शैली, सांकेतिक शैली, हास्य व्यंग शैली, यात्रा वृत्तात्मक शैली। इसके साथ ही संस्मरणात्मक शैली, पत्रात्मक शैली एवं डायरी शैली को भी लिया जा सकता है, जिनमें पत्रों के माध्यम से किसी पात्र के मन की समग्र दशाएं प्रत्यक्ष हो जाती है। गद्य साहित्य की परंपरा में 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में अंबिका दत्त व्यास ने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित शिवराज विजयम नामक राष्ट्रीय भावनापरक गद्य काव्य की रचना की और इसे उपन्यास विधा माना गया। स्वतंत्रता के पूर्व पद्य काव्यों की बहुलता रही है, किंतु शिवराज विजय के बाद संस्कृत गद्य काव्य ने अपनी विशिष्ट पहचान बना ली। अन्य देशी विदेशी भाषाओं के साहित्य से संपर्क, संस्कृत को जीवंत बनाए रखने का हठ तथा अंतःप्रेरणा आदि अनेक कारणों के चलते स्वाधीनता के पश्चात संस्कृत गद्य काव्य में कई नवीन विधाओं ने प्रवेश किया, जो आज सर्वादृत और समादृत हो रही है। गद्य विधा, विशेषकर कथा विधा, अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। कविता की अपेक्षा कथा सामान्य जन के निकटतर है। कथा की संप्रेषणीयता कविता की अपेक्षा सहजतर है। कथा के माध्यम से चरित्र विशेष का या जाति विशेष का सुष्ठु चित्रण संभव है। कथा चरित्र की मनोवेदना या मनोभावना शिल्प कौशल से चमत्कृत होकर पाठकों के चित्त को मोह लेता है। कथा के पाठक कथा वार्ता से प्रभावित होकर कथा चरित्रों के साथ एकाकार हो जाते हैं।
उससे वे कथा चरित्रों के सुख दुख को अपना मान लेते हैं। यदि ऐसा संभव होता है तो कथाकार कथा रचना में सफल है, ऐसा कहा जा सकता है। संस्कृत साहित्य के इतिहास में आधुनिक लघु कथा ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इस प्रकार राजा रानी, तोता मैना एवं पशु पक्षियों के क्षेत्र से निकलकर लघु कथा किसी भी समकालीन भाषा साहित्य के समकक्ष प्रौढ़ता को प्राप्त कर रही है। कथा का इतिहास मानव सृष्टि के इतिहास के समान ही प्राचीन है। आदिम युग की कथा से लेकर आज की सुगठित कलापूर्ण कथा को दृष्टिपथ में रखकर कथा को परिभाषित करना असंभव नहीं तो अति कठिन है। कथा यानी कहना, यह मानव की शाश्वत प्रकृति है। अपने सुख दुख, विचार, भावनाओं, आशाओं, अपेक्षाओं, तर्कों, चिंताओं को जब मनुष्य कलापूर्ण ढंग से कहता है तो कथा बन जाती है। वस्तुतः कथा में जीवन की किसी भी महत्वपूर्ण घटना एवं परिस्थितियों को व्यक्त किया जाता है। कथा लोक जीवन की विधा अधिक है और साहित्य की विधा कम। वस्तुतः साहित्य की कथा विधा अपनी पूर्व की परिभाषाओं को समय के साथ पीछे छोड़ती हुई आगे निकलती है, किंतु पूर्व को तोड़ती नहीं। इसलिए प्रत्येक भाषा में कथा के सत्य का एक बड़ा अंश पाया जाता है। कथा की परिभाषा प्राचीन काव्यशास्त्रियों से लेकर आधुनिक काव्यशास्त्रियों तक सभी ने की है, पर बाणभट्ट ने जो परिभाषा की है वह मेरे मत में सर्वोत्तम है और आज भी प्रासंगिक है। उनकी परिभाषा का जो अंतिम अंश है वो महत्वपूर्ण है। कथा जनस्या अभिनवा वधूरिव। कथा जनस्य अर्थात आम आदमी की अभिनवा वधूरिव, अर्थात नई नवेली दुल्हन जैसी है। संक्षेप में कहे तो कथा आबाल वृद्ध सभी को प्रिय है, जैसे घर में आई नई बहू। प्राचीन भारत में भी कथा लोकप्रिय रही है। पंचतंत्र आदि इसका प्रमाण है। संभ्रांत राजकुमार एवं सामान्य छात्र गुरुकुल में रहकर परस्पर कथाओं के कथन एवं श्रवण से ज्ञान वैज्ञानिक विषयों को पढ़ते थे। आज भी घर में बच्चे दादा दादी और नाना नानी से प्रेरणाप्रद कथा सुनते हैं। युग परिवर्तन के साथ यद्यपि जीवन मूल्यों एवं मान्यताओं में परिवर्तन आ गए हैं, तथापि शिक्षा क्षेत्र में कथाओं की सार्थकता आज भी अनुभूत है। मनुष्य की कार्य व्यस्तता के कारण कथा का स्थान क्रमशः लघु कथा और अति लघु कथा ले रही है। सामाजिक समस्याओं में परिवर्तन से, प्रांतीय भाषा प्रभाव से, नीति रीति रुचि मान्यताओं में परिवर्तन से 20 शतक में विरचित कथाओं के विषय वस्तु में प्रभुत परिवर्तन हुआ है। संस्कृतेतर आधुनिक समीक्षकों ने कथा की युगानुरूप परिभाषा देने का प्रयास किया है। उनमें से कुछ प्राच्य एवं पाश्चात्य सम्मत परिभाषाएं उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। पाश्चात्य विद्वान एडगर एलन पो कथा की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि स्टोरी इज ए नैरेटिव शॉर्ट एनफ टू बी रीड इन ए सिंगल सिटिंग, written to make an impression on the reader, excluding all that does not forward that impression and final in itself. यद्यपि इस परिभाषा में पर्याप्त सत्य समाहित है, किंतु रसोद्रेक करने वाले कई अन्य आख्यान भी हो सकते हैं, अतः इससे कथा का पूर्ण परिचय नहीं हो पाता है। एच.जी. वेल्स के मतानुसार शॉर्ट स्टोरी इज ए स्टोरी which can be read at a single sitting. यहाँ लघुता पर बल दिया गया है, किंतु सत्य तो यह है कि लघुकायता कथा की विशेषता ही कही जाएगी, अनिवार्यता नहीं। सर हेपरपल पोल के अनुसार कहानी होनी चाहिए, अर्थात उसमें घटित होने वाली घटनाओं दुर्घटनाओं का लेखा जोखा होना चाहिए और वो आकस्मिकता से पूर्ण होनी चाहिए। उसमें क्षिप्र गति के साथ अप्रत्याशित विकास हो जो कौतूहल द्वारा चरम बिंदु और संतोषजनक अंत तक ले जाए। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज की कहानी आकस्मिकता, अप्रत्याशित विकास, क्षिप्रता एवं कौतुकता से आगे निकल गई। विलियम हेनरी हडसन कहते हैं, कहानी को हमें इस रूप में प्रभावित करना चाहिए कि वह रूपरेखा हमें पूर्णतः स्पष्ट, संतुलित, उद्देश्य के लिए पर्याप्त विस्तृत, किंतु भीड़ भाड़ के तनिक भी संकेत से रहित और अपने ताने बाने में पूर्ण हो। इस परिभाषा में उपन्यास भी आ जाएंगे। प्रेमचंद ने कथा को इस प्रकार परिभाषित किया है, कथा एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है।
उसका चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सब उसी भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण और बृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। उसमें न उपन्यास की भांति सभी रसों का मिश्रण होता है। वह एक रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के बेल बूटे सजे हों, बल्कि एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगत होता है। इस परिभाषा में कथा का सम्यक स्वरूप अच्छी तरह व्यक्त किया गया है। वस्तुतः जीवन सागर की असंख्य लहरों में किसी एक लहर की ऊंचाई, गति, तीव्रता और प्रभाव को नापना ही कहानी है, अथवा जीवन जगत की अनेक घटनाओं में से किसी एक को संवेदनात्मक स्वरों में अभिव्यक्त करना ही कहानी है। इसमें लेखक किसी घनीभूत क्षणों को उजागर करने की सोद्देश्य कल्पना के साथ प्रकट होता है। गुलाब राय के मतानुसार छोटी कहानी स्वतः एक पूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली शक्ति केंद्रीय घटनाओं के आवश्यक परंतु कुछ अप्रत्याशित ढंग के उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतुकपूर्ण वर्णन है। कुछ कथाओं में घटना की अनिवार्यता नहीं होने से यह परिभाषा भी पूर्ण नहीं है। अज्ञा जी का मत है, कहानी जीवन की प्रतिच्छाया है और जीवन स्वयं में एक अधूरी कहानी है, एक शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती। मनोविज्ञान से प्रभावित इस परिभाषा में कथा की निरंतरता तथा इस विकास यात्रा में परिवर्तित होते रूपों और उसकी अपरिभाषेयता को रेखांकित किया गया है। कृष्णलाल मानते हैं, आधुनिक कहानी साहित्य का विकसित कलात्मक रूप है जिसमें लेखक अपनी कल्पना शक्ति के सहारे कम से कम पात्रों की सहायता से मनोवांछित कथानक, चरित्र, वातावरण, दृश्य तथा प्रभाव की सृष्टि करता है। यह परिभाषा कथा को पर्याप्त रूप में परिभाषित करती है। आधुनिक काल में यद्यपि संस्कृत गद्य साहित्य मुख्यतः कथा उपन्यास के भेद में विभक्त दिखता है, किंतु कथा के अनेक प्रसिद्ध भेद भी सामने आए हैं, जैसे कथानिका, लघु कथा, दीर्घ कथा। इसके अतिरिक्त एक और जहां कथाओं के आकार प्रकार की दृष्टि से टूप कथा, डायरी कथा, पात्र कथा, पत्र कथा आदि विधाएं जन्म लिए हैं, वहीं विषय वस्तु की दृष्टि से भी कथाओं के अनेक भेद संभव हैं, जैसे ऐतिहासिक कथा, प्रणय कथा, स्पर्श कथा, कांतारा कथा, मनोवैज्ञानिक कथा, सामाजिक कथा, पौराणिक कथा, आत्मकथा, यात्रा कथा, जीवन वृत्त कथा, ललित कथा, हास्य कथा तथा व्यंग्य कथा आदि। आधुनिक संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने गद्य की इन नवीन विधाओं के लक्षण अपने अपने ढंग से प्रस्तुत की है। समकालिक संस्कृत साहित्य में वस्तु, शिल्प, विधा, छंद एवं भावबोध आदि की दृष्टि से अनेक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। इन परिवर्तनों की समीक्षा प्राचीन काव्य शास्त्र के आधार पर करना उचित नहीं है, क्योंकि प्राचीन काव्य शास्त्र अपने समय तक उपलब्ध रचनाओं के आधार पर लिखे गए हैं। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समकालिक संस्कृत साहित्य के अनुरूप आधुनिक काव्य शास्त्रों की रचना भी उतना आवश्यक है जितना समकालिक संस्कृत साहित्य सर्जन का। उपन्यास को अंग्रेजी में नोवेल, गुजराती में नवलकथा, मराठी में कादम्बरी, बांग्ला में गल्प या उपकथा कहा जाता है। उपन्यास का लक्षण आधुनिक काव्य शास्त्रियों ने किया है, हमने भी किया है, पर चूंकि हम कथा पर आश्रित हैं इस व्याख्यान में, अतः हम उपन्यास की बात अधिक नहीं करेंगे। यहाँ कथा के लक्षण के बारे में प्राचीन कथा भेद तो है ही, हमने बता दिया है। जो अर्वाचीन कथा भेद हैं, हमने काव्य तत्व समन्विति में हमने विविध कथा भेदों को इस प्रकार वर्णन किया है, जो है अवधारणात्मक कथा भेद। कथा भेद प्रकारश्च सन्ति भिन्न प्रकारकाः, प्रसिद्धो वर्तते नूनं तेष्वधारणात्मकः। लघु कथादि भेदानाम अत्रांतर्भाव इष्यते, महत्वपूर्ण भेदोयम साहित्ये समकालिके। इस प्रकार कला तत्व आधारित कथा भेद है और विषयात्मक कथा भेद भी है। इनकी चर्चा हमने काव्य तत्व समन्विति में की है। और संरचनात्मक कथा भेद भी है, इसकी चर्चा भी हमने की है, लेकिन समय का अभाव है तो इस पर ज्यादा उल्लेख न करते हुए अभिराज राजेंद्र मिश्र ने अभिराज यशोभूषणम में कथा के 3 प्रमुख भेदों का उल्लेख किया है। कथानिका फिक्शन, लघु कथा शॉर्ट स्टोरी, दीर्घ कथा लार्ज स्टोरी।
उन्होंने इन सब भेदों का स्पष्ट विवेचन करते हुए उन्हें सम्यक रूप से परिभाषित भी किया है। उन्होंने उनका मानना है कि हिंदी में जैसे जिसे कहानी कहा जाता है उसे कथानिका कहा जाना युक्ति संगत है। उन्होंने कथानिका की परिभाषा भी की है। कथानिकों का प्रकाशन पत्र पत्रिकाओं से प्रारंभ होती है। इनमें सहस्रों कहानियां छपी और पढ़ी गई है पत्र पत्रिकाओं में। 19वीं सदी के अंतिम दशक में पंडित अंबिका दत्त व्यास का कहानियों का संकलन रत्नाष्टकम नाम से प्रकाशित है, जिसमें 8 कथानिकाएं, जो कथानिका की बात कर रहे थे, 8 कथानिकाएं अभी उसमें संग्रहित हैं। लघु कथा एक लोकप्रिय विधा है वर्तमान समय की। आधुनिक काव्य शास्त्रियों ने लघु कथा का लक्षण किया है। रास बिहार द्विवेदी जी ने इसका लक्षण इस प्रकार किया है। उपन्यासस्य चैकांशः चारुगद्य समन्वितः प्रायशः कल्पितं वृत्तं समाश्रित्य प्रवर्तते स्थाने काले क्रियायां च जत्रैक्यं तथ्य गर्भितं प्रेरणादायी स्वोद्देश्यं जस्या लघु कथा। हमने अपनी काव्य तत्व समन्विति में लघु कथा की परिभाषा इस प्रकार की है। संस्कृतेद्य कथास्थाने लघु कथा विशिष्यते अस्या विधाया साम्राज्यम कथा जगति दृश्यते। कथा दीर्घ कथा प्रोक्ता लघ्वी लघु कथा मता लघ्वी चासो कथा चेति व्युत्पत्ति सर्वसम्मता। दीर्घ कथा कथैवास्ति लघु कथा कथानिका तथ्यमुद्घाटितं चैतत् आधुनिकैरपि क्वचित्। वस्तु लघु कथानां च विस्तृतं न भवेत् पुनः सीमिततापि पात्राणां लघु कथासु दृश्यते। अल्पाक्षर विशिष्टापि कथा मर्म प्रकाशयेत् या समापयितुं शक्या त्वेकस्मिन् उपवेशने इन वन सिंगल सिटिंग जो कहते हैं उसी को या समापयितुं शक्या त्वेकस्मिन् उपवेशने। झंकरोति क्षणेनैव वृत्तन्त्रं च सचेतसाम् लघु कथा तडिद्रूपा चमत्करोति पाठका। एकपात्रः समर्थोऽस्ति कथा लक्ष्यस्य पूरणे अकस्मात् चरमोत्कर्षः कथा वस्तुनि संभवेत्। महाकाव्यांश भूतं च खंडकाव्यं यथामतं तथैवात्र कथांशोऽपि लघु कथा भवेत् क्वचित्। लघु कथा तु सैवास्ति यदुद्देश्यं च प्रेरकं कल्पनासु बलं यत्र नानुभूतेषु दृश्यते। तादृशं जैसे खंड काव्य होता है, महाकाव्य के स्थान पर जैसे खंड काव्य है, उसको हम ऐसे कह सकते हैं उपन्यास के स्थान पर लघु कथा। जीवन के यथार्थ अभिव्यक्ति है तो लघु कथा एक समर्थ विधा है। यही कारण है कि विसंगतिपूर्ण इस अत्याधुनिक युग में इस विधा का अनुदिन लोकप्रियता बढ़ रही है। इस विधा में सामान्य जनजीवन की दैनंदिन घटनाएं, समस्याएं इस तरह यथार्थ रूप से चित्रित हो रही हैं कि स्वयं पाठक ही उसमें अपने को चित्रित पा रहा है। संस्कृत के लघु कथाकार आज दैनंदिन जीवन के विसंगति, दुर्नीति, भ्रष्टाचार, राजनीतिक षड्यंत्र, असंतुलित पारिवारिक संपर्क को आधार कर सहज जीवंत भाषा एवं स्वाभाविक शैली में कथा लिख रहा है, जैसे अन्य आधुनिक भाषाओं में सर्जक लिख रहे हैं। वस्तुतः आज के तारीख में लघु कथा विधा कोई नवीन विधा के रूप में परिणत नहीं है, क्योंकि इस समय तो अति लघु कथाओं का साम्राज्य दिख रहा है। जो अति लघु कथाएं ये करते हैं, हाँ, ये लघु कथा जो मौलिक लघु कथा है वो मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, सोपज्ञ और प्रेरित। सोपज्ञ कथाओं में रचना, भावना, कल्पना सब कुछ मौलिक होता है, किंतु प्रेरित कथाओं में रचना यद्यपि मौलिक है तथापि भावना किसी अन्य रचना से प्रभावित दिखते हैं। तो अति लघु कथा की चर्चा हम अभी कर रहे थे। तो इस तरह से जो लघु कथा है एक दीर्घ कथा, उसके विपरीत जो है वो दीर्घ कथा है। तो दीर्घ कथा को कथानिका या उपन्यास की कोटि में माना जाता है। तो इयमेव कथा नैक खंड परिसमाप्ता विविध बृहद घटना चक्र वर्णन परा दीर्घ कथेति उच्यते, यह अभिराज जसो भूषणम में कहा गया है। टूप कथा ये आज के युग की जो हम अति लघु कथा की जो चर्चा कर रहे थे उसको टूप कथा या पूट कथा कहते हैं। पूट कथा इसलिए एक ही पृष्ठ में, पृष्ठ मतलब पूट,
एक ही पृष्ठ में जो कथा या आधे पृष्ठ में जो कथा लिखी जाती है उसको टूप कथा या पुट कथा कहते हैं। करीब आधे पृष्ठ में दर्ज अति लघु कथाएं जो सीमित शब्दों से ठोस लिखे हुए होते हैं और अति सरल भाषा में सामान्य से सामान्य लोगों के अवगमन साध्य होते हैं। इस तरह यह गद्य शैली प्रायः सभी को भा जाती है। इसे संस्कृत की अति लघु कथा या पुट कथा भी कह सकते हैं। यह हिंदी के लघु कथा के समान है। लघु कथा आज अति लघु हिंदी साहित्य में लघु कथा आज अति लघु कथा के लिए प्रयुक्त हो रही है। इसमें जीवन जगत के विस्तृत फलक के रूपायन के अवसर नहीं होते हैं। इनमें कोई एक भाव, संदेश, दृश्य, प्रभाव, तर्क या विचार केंद्रस्थ होता है। यह हिंदी के दोहे, उर्दू के शेर या संस्कृत के अनुष्टुप जैसी प्रभावोत्पादक क्षमता से युक्त होती है। तो इस टूप कथा इसका प्रयोग सबसे पहले श्लोक भारतीकार एवं तंत्र भारतीकार कुमारिल भट्ट ने अपने साबर भाष्य के चौथे अध्याय से द्वादश अध्याय पर्यंत व्याख्या को टूप टीका नाम दिया है। वस्तुतः इसे टूप टीका कहने के पीछे प्रमुख कारण इसकी संक्षिप्तता ही रही है। इस प्रकार टूप शब्द संक्षिप्तता का वाचक है। तो हमने काव्य तत्व समन्विति में टूप कथा को परिभाषित किया। एक्चुअली टूप कथा इत्यादि की परिभाषा अन्य आधुनिक काव्य शास्त्रियों ने नहीं किया। तो हमने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है। जुगे संघर्षशीलेस्मिन् प्रतिस्पर्धापरायणे सर्वेषां समयाभावो नितरां दृश्यते क्वचित् स्थाने दीर्घकथानां च यथा लघ्वीकथा भवत् तद्वल्लघुकथा स्थाने चाति लघुकथा पुनः। एकदिनात्मिका क्रीडा यदि लघुकथा भवेत् विंशषटकात्मिका क्रीडा टूपकथा फालकस्य वै। जैसे जो वनडे मैच है वो अगर लघु कथा है तो 20-20 मैच है वो टूप कथा है। संक्षिप्तार्थेपि टूप शब्दः संप्रयुक्तोऽस्ति वाङ्मये टूप कथा कथ्यते चातः संक्षिप्ता वैवा पुनः। पुटकथोच्यते यास्यात् चैकपुटात्मिका कथा पुटकथा क्वचित् तत्र टूप कथार्थे प्रयुज्यते। 21वीं सदी के व्यस्ततम परिवेश में लोगों के पास एक ही उपवेशन में घंटों बैठने के लिए समय नहीं है। अतएव आज टूप कथाओं की आवश्यकता है। लगता है ऐसा भी समय आएगा जब लोग एक वाक्यात्मिका कथा पढ़ना चाहेंगे। एक संभाषण संदेश में एक वाक्यात्मिका कथा छपी थी। तो इसके ये में स्वेन निष्करुणया हतायाः मातुः मस्तकं स्थालिकया गृहीत्वा गच्छतः पुत्रस्य पादः यदा मार्गे अस्खलत् तदा स्थालिकागतं मातुः मस्तकम् अपृच्छत् वत्स व्रणितोषि किम। कभी कोई मातृहंता पुत्र अपनी माँ के सर को थाली में लेकर जा रहा था। तब रास्ते में उसके पैर डगमगा गए। तब गिरते हुए पुत्र को थाली में रखा हुआ माँ का सर पूछता है वत्स लगा तो नहीं। वस्तुतः यहाँ न केवल कथा वस्तु की संक्षिप्तता बल्कि ममतामयी माँ का पुत्र स्नेह की पराकाष्ठा देखने को मिलता है। इस प्रकार डायरी कथा या दैनंदिनी कथा एक आधुनिक संस्कृत कथा का अंग है। आधुनिक संस्कृत गद्य साहित्य में डायरी विधा या दैनंदिनी विधा को भी स्वीकृति मिली है। डायरी विधा गद्य काव्य में आत्मकथा का ही एक परिवर्तित रूप है, जहां आत्मकथा में लेखक अपने संपूर्ण अतीत पर प्रकाश डाल देता है, वहीं डायरी में अपने प्रतिदिन के ताजे अनुभवों को उसी दिन निबद्ध कर लेता है। लेखक को अपनी आत्मकथा लिखते समय अपनी डायरी से सहायता मिल जाती है। यद्यपि साहित्यिक दृष्टि से डायरी में निबद्ध गद्य भाग अपेक्षाकृत कमतर हो सकता है, तथापि डायरी की कुछ विशेषताएं उसकी इसी कमी को ढक लेती है, जैसे स्पष्ट कथन, लेखक से निकटता, प्रतिदिन के कुछ महत्वपूर्ण ताजे अनुभव आदि आदि। तो संस्कृत में भी डायरी विधा लिखी गई है, बहुत लोगों ने लिखा है। एक उदाहरण में कह सकता हूँ हर्षदेव माधव की मुको रामगिरिर भूत्वा, जो पहले जक्षस्य बासरिका नाम से कथाचरित में धारावाहिनी के रूप में प्रकाशित हुई थी। इसी प्रकार पत्र कथा किसी लेखक द्वारा अन्य किसी विद्वान मित्र या व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखे गए पत्रों को इस विधा में परिगणित किया जाता है।
इसे भी गद्य साहित्य की एक विधा मानने की परंपरा कुछ भारतीय और भारतीय इतर भाषाओं में है। एक लेखक अपनी बात को जब आत्मीय या अंतरंग क्षणों में व्यक्त करते हुए अभिव्यक्ति कला की दृष्टि से साहित्यिक सौंदर्य सहित लिखता है, तो वह पत्र साहित्य विधा के रूप में साहित्य का अंग बन जाता है। आधुनिक काल में बहुत सा पत्राचार पद्य में हुआ है। 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति के विरोध में कोलकाता की पाठशाला द्वारा एच विल्सन को लिखा गया पत्र संस्कृत इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। विल्सन का उत्तर भी संस्कृत में था और पाठशाला बंद होने से बच गई थी। तो पत्र साहित्य के बहुत उदाहरण है संस्कृत साहित्य में। समय का अभाव है, इसके बाद हम चित्रकथा की ओर जाएंगे। चित्रकथा जिसको अंग्रेजी में कॉमिक्स कहते हैं। हमने काव्य तत्व समन्वित में चित्रकथा की परिभाषा इस प्रकार की है। चित्राणां माध्यमेनात्र कथानां प्रस्तुतिर्जतः लोके चित्रकथा नाम्ना नवाविधा प्रसिद्ध्यति। प्रायशोऽत्र कथाः सन्ति चेतिहास पुराणयोः अतिमानव संबद्धाः भवन्ति वा कथाः क्वचित्। कथा संबद्धस्तथैव कथाबन्धस्तथैव स्यात् यथा बालमनोहरेत् भाषा भावादि विन्यासः बालोचितस्तु सर्वथा। भारते सर्वभाषासु चित्रकथा विशिष्यते। कथैषा चांग्लभाषायां कॉमिक्स नाम्ना प्रसिद्ध्यति। भाषाणां भारतीयानां प्रभावोऽत्र स्वभावतः एवं आंग्लभाषायाश्च प्रभावस्यात् क्वचित् पुनः। वस्तुतः आधुनिक काव्य शास्त्रों में चित्रकथा, पत्रकथा इत्यादि की परिभाषा नहीं मिलती है, तो हमने काव्य तत्व समन्वित में ये सभी की परिभाषा की है। और इस तरह से रेखा चित्रकथा, इस विधा को यह नाम अंग्रेजी के स्केच शब्द के आधार पर दिया गया है। स्केच चित्रकला का ऐसा अंग है जिसमें चित्रकार कुछ गिनी चुनी रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य को अपने चित्र में अंकित कर देता है। साहित्य के रेखा चित्र में भी लेखक द्वारा कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी दृश्य विशेष का उकेरा जाता है। तो रेखा चित्र को हमने काव्य तत्व समन्वित में इस तरह से परिभाषित किया है। रेखा चित्र कथा, रेखा चित्र ही कथा जत स्यात्, रेखा चित्र ही कथा चेत् स्यात्, रेखा चित्र कथोच्यते, रेखा स्थाने च शब्दानां प्रधानता भवेत् पुनः। अतएव विधा चेयं शब्द चित्रं च कथ्यते, यत्र चात्यल्प शब्दैश्च कथा कलात्मिका भवेत्। स्केचेति चांग्ल शब्देन चित्रकला तु विद्यते, चित्रकारेण रेखाभिस्तत्र दृश्यांकनं भवेत्। साहित्यस्य प्रसंगे तु रेखाचित्रं तु भिद्यते, यत्र कलात्मकैः शब्दैः साहित्यं रच्यते नवम्। वस्तुतो गद्यकाव्येषु विधा चेयं विशिष्यते, शैल्यां वैशिष्ट्यमस्यास्ति विधान्तराच्च किंचन। रेखाचित्र द्वयं ख्यातं कलानाथस्य शास्त्रिणा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे रत्नाकरे प्रकाशितम्। इस प्रकार स्पर्शकथा, तो आंग्ल भाषा में जिसे डिटेक्टिव स्टोरीज कहते हैं, या हिंदी में जिसे जासूसी कहानी कहते हैं। इस विधा के लिए संस्कृत में कहीं अपराध साहित्य तो कहीं परिशोधनात्मक साहित्य का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः इस स्पर्शकथा का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संभाषण संदेश के संपादक द्वारा उक्त पत्रिका के स्पर्शकथा विशेषांक में किया गया था। स्पर्श शब्द जैसे आप लोग जानते हैं, महाभाष्य में पशुपशानिक में इसका प्रयोग हुआ है गुप्तचर अर्थ में। तो उसी से इस स्पर्श शब्द को लेकर के स्पर्शकथा जासूसी कहानी के लिए प्रयोग होता है। तो इस स्पर्शकथा का लक्षण हमने काव्य तत्व समन्वित में किया है। कथा चेद अपराधी या परिशोधात्मिका पुनः प्रतिशोधात्मिका हत्या क्वचिच्च धर्षणासिता। कथारंभे कथा मध्ये रहस्यं तु भवेत् ध्रुवं, गुप्तचरे ही रहस्यं च कथान्तेनु प्रकाशयेत्। प्रायो गुप्तचरार्थे तु स्पर्श शब्दः प्रयुज्यते, एवं अन्वर्थ नाम्नि सा स्पर्शकथा महीयते। स्पर्शकथा संग्रह एक नारायण दास का प्रसिद्ध है, अन्य किसी का अभी संग्रह के रूप में स्पर्शकथा संग्रह नहीं आया है। अन्य लोगों ने कुछ स्पर्शकथाएं लिखी है, हत्याकारी कह उनका एक संग्रह है, तो वो स्पर्शकथा का एक उदाहरण। इसी प्रकार जो अन्य कथा है त्रासद कथा, एक नई विधा के रूप में, जो हॉरर स्टोरी अंग्रेजी में जिसको कहते हैं,
इसकी परिभाषा हमने काव्य तत्व समन्वित में इस प्रकार की है। कथाया सर्जनम प्रायः परिवेशे भयानके उद्दीपन विभावाश्च भीतेस्तु परिपोषकाः। स्थानं च निर्जनं प्रायो रात्रेः विभीषिका क्वचित् कुक्कुर शृगलादीनाम् अकस्मात् भर्षणं पुनः। आलुलायित केशाचित् श्वेतसाटी परिहिता भ्रमति निर्भयं रात्रो गृहीत्वा सिक्थवर्तिकाम्। स्वतश्चलति चेज्जानं रहस्यं वर्धयेत् क्वचित् प्रेतानाम् अट्टहासश्चेत् रक्तपान महोत्सवः। प्रेतात्मनः प्रतिशोधः विवश्च भयमिश्रितः चित्ते भीतिं समुत्पाद्य चित्तं रसयति मुहुः। भूतप्रेतपिशाचैश्च संबद्धा स्यात् कथा यदि त्रासदानात् कथा चैषा भवेत् त्रासद संगीता। ये हॉरर स्टोरी में जैसे आप जो हॉरर मूवी देखते हैं उसमें जैसे कोई सफेद साड़ी पहनी हुई महिला एक कैंडल लेती हुई वो जा रही है और गीत गाती हुई जा रही है, उसको देखते ही भय उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भय उत्पन्न होने के जो अन्य विभाव सब होते हैं वो सब जहाँ दिख जाए जिस कथा में, उस कथा को आप कहेंगे त्रासद कथा कहेंगे। जैसे एक कार खड़ी है और स्वतः अपने आप चल पड़ती है, इस तरह की घटनाएं जब होने लगती है तो हम इसको जिस कथा में होने लगती है उसको त्रासद कथा कहते हैं। एक नारायण दास का ही नरेंद्रपुरियम रेल स्थानकम नाम से एक कथा संग्रह त्रासद कथा संग्रह प्रकाशित हुआ है। कांतारा कथा, जिसको जंगल स्टोरी हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी परिभाषा हमने काव्य तत्व समन्वित में इस प्रकार किया है। तथा वन संबद्धा स्यात् बाल मनो विनोदिनी भाषापि सरला तत्र शैली कथानुरूपिणी स्वाभाविकं भवेत् तत्र चारण्य तथ्य वर्णनम कथा कांतार नामनी सा पशुपक्षी कथान्विता। अभिराज राजेंद्र मिश्र जी की ने एक उपाख्यान लिखा है जो कांतार कथा के नाम से ही है। उसमें कथानायक मोगली, मुदगल मिश्र का पुत्र होने के नाते पहले मोदगली और फिर मोगली होकर लोकप्रिय होता है। यहाँ वन्य जीवों की दिनचर्या ही नहीं अपितु तो उनका अनुशासन, भावानुभूति, पुरुषार्थ और संपूर्ण कथा कांतार दर्शन प्रतिबिंब होता है, जो एक तरह से भावानुवाद है जंगल स्टोरी का, जो अंग्रेजी में जंगल स्टोरी है उसका ही भावानुवाद। ललित निबंध एक नई विधा है आज के कथा साहित्य की। आधुनिक संस्कृत गद्य साहित्य में निबंध या ललित निबंध विधा प्रचलन है। वर्तमान समय में निबंध शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के ऐसे शब्द के लिए होता है नि उपसर्ग पूर्वक बंध धातु से घय प्रत्यय के योग से निष्पन्न है। हमने काव्य तत्व समन्विति में ललित निबंध का स्वरूप इस प्रकार बताया है। नैव भवेन् निबंधोयम सेतुभूता विधा पुनः तथ्यात्मको भवेन् नूनम कथा निबंधयो मध्ये सेतुभूता विधा पुनः तथ्यात्मको भवेन् नूनम न निरसो निबंधवत् भाषा च ललिता चात्र शैल्येपि ललिता पुनः रोचकता भवेत् तत्र संप्रेषणीयता तथा कथावस्तु भीनोपि कथावत् सरसः क्वचित्। इस प्रकार ललित निबंध के साथ साथ हास्य व्यंग्य कथा एक नई कथा विधा है। हमने काव्य तत्व समन्विति में हास्य व्यंग्य कथा की परिभाषा इस प्रकार की है। तथा गुणा समय चात्र नभेदो वस्तुशिल्पयो क्वचित दीर्घा भवेल्लघ्वी हास्य रस समन्विता शुद्ध हास्यम भवेत् जत्र सैव हास्य कथा स्मृता व्यंग्य मिश्रित हास्येन व्यंग्य कथा भवेत् पुनः। इसकी परिभाषा हमने काव्य तत्व समन्वित में इस प्रकार किया है। इसी प्रकार ललित कथा एक नई विधा है। तो ललित कथा उसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हमने काव्य तत्व समन्वित में किया है। न ललित निबंधत्व न गुणा हास्य व्यंग्यो रीत्या ललितया चात्र कथा वस्तु प्रवर्तते न च व्यंग्य पराकाष्ठा हास्य चर्मता न च समता परमा चात्र नैव विषमता क्वचित। कुछ गिने चुने लेखकों द्वारा ललित कथाएं लिखी गई हैं। मेरी ही कुछ ललित कथाएं कथा चरित में प्रकाशित हुई है। एक रूपवत भार्य नाम से एक कथा हमने लिखी थी जो कथा चरित के 19वें अंक में प्रकाशित है। तो इस कथा को 14 भाग में विभक्त किया गया था।
और हर भाग में रोचक शैली में उन पतियों की मनोवेदनाओं को दिखाने का प्रयत्न किया गया है जिनकी सुंदरी पत्नियां होती है। कथा का सारांश ये होता है कि सुंदरी पत्नियों के पति होना वरदान नहीं अपितु अभिशाप है। इसी लेखक की मतलब इसी लेखक की गाने के कारण मेरे ही निरुदिष्टम हृदयम प्रियतमा दैनंदिनी तथा श्रीमती प्रियतमा दैनंदिनी तथा में श्रीमती स्वर्गे मम प्रथम परिचित आदि मेरी ललित कथाएं निरवस्वना मेरा कथा संग्रह में प्रकाशित है। आत्मकथा संस्कृत में आत्मकथाएं अपेक्षाकृत कम संख्या में लिखी गई हैं। वेदोदय के संपादक पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य का आत्मवायुर्गारः ललित निबंध होते हुए भी एक आत्मकथा है। इस पर अधिक बात की जा सकती है लेकिन समय का अभाव है, इसलिए कुछ आगे बढ़ते हुए संस्मरण कथा। संस्मरणों को अंग्रेजी में रेमिनिसेंसेस या मेमोयर्स कहते हैं, जिनका पाश्चात्य साहित्य में अत्यंत साहित्यिक महत्व है। लेखक जब अपने जीवन काल की घटनाओं को स्मरण करते हुए उनका साहित्यिक वर्णन करता है तो उसे संस्मरण कहा जाता है। इनमें वर्णित वस्तु, विचार या घटना पर लेखक की व्यक्तिगत भावनाओं का छाप अवश्य रहता है। इसी प्रकार जीवन वृत्त या जीवन चरित आधुनिक संस्कृत साहित्य में एक नवीन गद्य विधा के रूप में स्वीकृत है। जीवन वृत्त जिसको बायोग्राफी कहा जाता है, संस्कृत में गद्य में अनेक जीवन वृत्त लिखे गए हैं। उदाहरण देने का समय यहाँ नहीं है। तो एक यात्रा वृत्त या भ्रमण कथा, ये भी एक नई विधा है गद्य साहित्य की। यात्रा वृत्तों को अंग्रेजी में ट्रैवलर्स कहते हैं या ट्रैवल लिटरेचर। जब कोई रचनाकार किसी स्थल विशेष की यात्रा कर वहाँ के अनुभवों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है तो इसे यात्रा वृत्त कहते हैं। यात्रा वृत्त के अनेक गद्य के उदाहरण हैं। हमने भी देवभूमि सौरभम नाम से एक यात्रा गद्य में यात्रा का लिखा है। देवभूमि प्रयाणम इस नाम से। और शैल दीक्षित को आधुनिक यात्रा वृत्त के प्रतिष्ठापक माना गया है, जिन्होंने कावेरी गद्यम तथा प्रवास वर्णनम नाम से 2 यात्रा वृत्त गद्य में लिखे हैं। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के अस्माकम उत्तराखंड यात्रा, इस प्रकार अनेक यात्रा वृत्त काव्य हमारे समक्ष हैं। गोपबंधु मिश्र जी ने अपने प्यारिश यात्रा का वर्णन पुरस्ताद प्यारिशम इस गद्य काव्य में किया है। तो इस प्रकार समय मैंने बहुत ले लिया है, अतः निष्कर्ष रूप में इतना कह सकते हैं। समकालिक संस्कृत साहित्य का अवलोकन करें तो प्रतीत होता है कि इस समय कथा प्रवृत्ति का बोलबाला है। कथा में प्रायः चिरपरिचित प्रवृत्तियां दिखती है, किंतु चमत्कारिक परिवर्तनों के साथ। कथाकारों के वर्णन कौशल पाठकों को सम्मोहित करते हैं। संवाद प्रवण संदर्भों से नाट्य संवाद श्रवण का आनंद भी मिल जाता है। वस्तुतः इन्हीं सारस्वत गुण संभारों से कथा कविता से आगे निकल जाती है। कथा अर्थात कहना जो मानव की शाश्वत प्रकृति है। अपने सुख दुख विचार भावनाओं आशाओं अपेक्षाओं तर्कों चिंताओं को जब मानव कलापूर्ण ढंग से करता है तो वह कथा बन जाती है। कथा में वस्तुतः जीवन की किसी भी महत्वपूर्ण घटना एवं परिस्थितियों को व्यक्त किया जाता है। कथा लोक जीवन की विधा अधिक है और साहित्य की विधा कम है, इसलिए साहित्य की कथा विधा अपनी पूर्व की परिभाषाओं को समय के साथ पीछे छोड़ती हुई आगे निकलती है, पर उनको पारंपरिक परिभाषाओं को हमेशा के लिए नहीं तोड़ती है। और मुझे इतने समय तक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपने आज के अपने विद्वता सभर व्याख्यान एवं वाक कौशल्य से हम सब संस्कृत हृदयों को परितृप्त किया है। कथा साहित्य के विभिन्न स्वरूप के साथ साथ आपने आधुनिक संस्कृत साहित्य में जो विभिन्न नूतन प्रवाह है उनकी भी बात रखी है, इसीलिए हर्ष होता है। साथ में ही आधुनिक समय में जो संस्कृत साहित्य जो सरल भाषा में रचे जाते हैं
उसकी बात करके आपने सरला भाषा, मधुरा भाषा, दिव्य भाषा, संस्कृतम इस उक्ति को चरितार्थ किया है। अब मैं मंजुला बहन विरड़िया, डॉक्टर मंजुला बहन विरड़िया को निवेदन करूंगा कि आज के विषय में संक्षिप्त में अपनी बात रखे एवं आभार विधि भी पूर्ण करे। डॉक्टर मंजुला बहन विरड़िया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। નમસ્કાર, મારો અવાજ આવે છે? जी આવે आवे છે, છે। આવે છે। શ્રી ગુરુ ગોવિંદ યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજિત ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજિત આ વ્યાખ્યાન માળાને ષષ્ઠી પૂર્તિ વ્યાખ્યાન નિમિત્તે આજ આપણને જે વક્તાશ્રી મળ્યા છે માલી સાહેબ, એમનો હું હૃદયથી આભાર માનું છું। અને સૌથી પ્રથમ આજના આ વ્યાખ્યાન માટે પેલા કહી શકાય કે સૂર્યને દીપક બતાવવા જેવી વાત થઈ, એવું કામ આજે દિલીપભાઈએ મને સોંપ્યું છે અને એ નિમિત્તે કેટલીક વાત હું કરીશ। સોરી, ભૂલી ગયું કે મારે હિન્દીમાં વાત કરવાની છે। संस्कृत गद्य कवि नाम निकषम वदंती, इस बात से सर जी ने आपकी बात रखी है। गद्य साहित्य का विकास आचार्य भरत के नाम से लेकर आपने विविध आचार्यों की परिभाषा गद्य साहित्य के बारे में दी। काव्य साहित्य और काव्यादर्श के कर्ता दंडी ने भी अपादपः गद्यम इस व्याख्या आपने रखी। आज का जो व्याख्यान हुआ, इससे इसका पूर्व पद जो है वो ऐसा है कि प्राचीन आचार्यों के दिए गए गद्य का आपने बहुत उत्तम रूप से प्रस्थापन किया। गद्य का स्वरूप कौन कौन सा है जो हम सभी श्रोतागण अवगाहित थे, पर आपका मध्यम बिंदु जो था वो और आपका अंतिम बिंदु वो व्याख्यान का बहुत महत्व का हिस्सा था। आज का व्याख्यान का जो विषय दिया गया था वो आगे का संस्कृत कथा साहित्य, वो तो सबके लिए ज्ञात रूप था, पर वर्तमान में उसका जो दृश्य, परिवर्तित दृश्य के रूप में कथा साहित्य का क्या अर्थ था, ये आपने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। गद्य साहित्य की कथा के रूप का जो विविध विधाएं वर्तमान समय में उपस्थित है, ये हमारे लिए आस्वाद का रूप बन गई। गद्य साहित्य के लिए आपने गद्य साहित्य की परिभाषा दी और गद्य का जो प्रारूप था वो देते हुए आपने ये स्पष्ट बता दिया कि गद्य का जो प्राचीन आचार्यों ने कथा और आख्यायिका के रूप में हमारे सामने प्रस्थापन किया है, इससे थोड़ा हटके आधुनिक समय में आज के जो अध्यापक, आज के जो रचयिता है, आज के रचनाकार है, उन लोगों ने संस्कृत भाषा अति सरल है ये बता दिया। क्योंकि प्राचीन आचार्यों की जो परंपरा थी उसमें जो दिया गया लक्षण, काव्य लक्षण था, उसमें थोड़ी द्विधा ये रहती थी कि काव्य अलंकृत होना चाहिए, इसकी शैली भी थोड़ी वैदर्भी यानी ये न के न प्रकारे जिसमें हम पांचाली या गौड़ी शैली का प्रयोग अनिवार्य मानते थे। आपने जो बताया आधुनिक काव्य में गद्य की जो शैली है वो आधुनिक श्रोता के मन को भाने वाली, सरल, अति मधुर है। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ऐसी रचना से संस्कृत भाषा का वर्तमान में महत्व भी बढ़ जाता है। और आपने जो बिंदु रखा कि संस्कृत भाषा प्राचीनतम है, उसका साथ में लिए हुए नूतन गद्य की रचना हुई है। आपने जो गद्य साहित्य की विधाएं बताई, उनके पहले आपने पाश्चात्य विद्वानों के मत भी रखे, आधुनिक विद्वानों के मत भी रखे और अपने व्याख्यान में अपने दिए गए व्याख्या का भी निर्देश किया। सबसे पहले हम ये कहना जरूर चाहेंगे कि प्राचीन अलंकारिकों यानी कि आचार्य भरत, दंडी, वामन, उद्गत इत्यादि का तो पाठन पठन हम नित्य करते थे, पर अब हमें इस वक्त में नूतन विधा को पढ़ने के लिए नूतन आचार्यों का ग्रंथों का भी पाठन पठन करना आवश्यक बन जाएगा। कि जिस तरह अभिराज राजेंद्र मिश्र जी ने अपना काव्य विधा के बारे में काव्य शास्त्र दिया है, हमारे गुजरात के जाने माने माधव साहिब ने भी अपना काव्य शास्त्र नूतन प्रदान किया है, द्विवेदी जी ने भी अपना नूतन काव्य शास्त्र प्रदान किया है। तो हमें जगन्नाथ के वक्त तक काव्य शास्त्र का विकास रुक गया था और आधुनिक क्या, तो आधुनिक आचार्यों का भी हमें पाठन पठन करते हुए इतनी सारी विधा आपने बता दी, जो हमारे साथ सब श्रोता मित्र है वो भी आश्चर्य में और चिंतन में पड़ गए होंगे कि
कि क्या इन सब को कथा के अंतर्गत विधा के रूप में स्वीकृत किया जाता है? तो आपने जो लिखा है और आपने उदाहरण दे के बताया कि इतनी सारी विधाएं अभी उपलब्ध है, जिसमें आपने बताया कि काव्य तत्व सन्निधि में आपने सबका व्याख्यान दिया है या कि व्याख्या करते हुए आपने बताया। तो नूतन जो काव्य विधा है इनमें आपने डायरी, नंतर नंदिनी इसका प्रयोग करने के बाद की पत्र काव्य का निर्देश किया, चित्रकथा, पत्र कथा और रेखा कथा, जिसमें रेखा चित्र कथा का समावेश होता है। स्पर्श कथा, ये शब्द मेरे लिए तो नूतन था। स्पर्श कथा गुजराती में हम बोलते थे, पर संस्कृत में स्पर्श कथा भी लिखी जाती है, वो नूतन प्रयोग अत्यंत आह्लादक। त्रास कथा, हॉरर शो तो हम देख रहे थे, पर त्रास कथा इति नाम संकेत आपने जो दिया वो उत्तम था। और इसके अलावा भी आपने जो नूतन प्रयोग बताया, कांतार कथा, वन कथा हम सुनते थे, यानी कि पंचतंत्र आदि की कथा हमने सुनी थी, पर वन कथा को कांतार कथा के नाम से निर्देश किया। ललित निबंध, हास्य व्यंग्य और ललित कथा, और आधुनिक में आधुनिक जो कथा आपने बताई आम कथा, जिसका आत्मकथा और संस्मरण कथा, जीवन वृत्तांत इत्यादि, यात्रा वृत्तांत इत्यादि नूतन विधाओं का आपने परिचय दिया, उनका लक्षण भी दिया और उदाहरण रूप में कौन कौन आचार्यों ने किस तरह व्याख्या दी, ये सभी का निर्देश आपने बहुत सुंदर रूप से किया है। मैं सर्व श्रोता गण से आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और अधिक न कहने की वजह जरूर कहूंगी कि आज का ये व्याख्यान षष्ठी पूर्ति व्याख्यान राजेश भाई हमारा रहा है, और इसके दिन जो षष्ठी विधाएं हमें प्राप्त हुई काव्य कथा साहित्य की, वो भी उत्तम बनी रही। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगी कि इस काव्य परंपरा का रसपान निरंतर हमें करने को मिलता है। इसलिए गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और आज के वक्ता श्री बनवाली साहब का तो मैं इसलिए हृदय से आभार व्यक्त करूंगी कि हिंदी शैली में आपने अपनी बात बहुत सरल और सुगमता से प्रस्तुत की। आचार्य भरत से लेकर आपने आधुनिक काव्य प्रवाह और काव्य विधाओं का हमें अवगाहन कराया। ऐसा लग रहा था कि हम जैसे गद्य काव्य के साहित्य समुद्र में मंथन कर रहे हैं और वहां से बाहर निकले तो अनेक नवनीत तत्वरूप कई विधाओं का नवीनतम द्रव्य हमारे हाथ में निकल आया। तो हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम के एक कार्य करने के लिए मुझे जो धुरा दी गई है, माननीय दिलीप भाई, महेश भाई, राजेश भाई का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और सर्व श्रोतागण का ऋण स्वीकार करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पूरी करती हूँ। पुनः पुनः हृदय से माली साहब का आभार और आप सबका भी आभार व्यक्त करते, नमो नमः। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भगिनी। अब मैं हमारे अनुस्नातक संस्कृत भवन के कार्यवाहक निर्देशक डॉक्टर राजेश भाई व्यास महोदय से विनम्र विनंती करता हूँ कि अपनी कुछ बात रखे। डॉक्टर राजेश भाई व्यास महोदय। जी नमस्कार। आज के व्याख्यान के विषय में मंजुला बहन ने विस्तार पूर्वक बात कही है। स्वाभाविक है, जैसा कि परिचय में कहा गया था और मुझे तो रीटा बहन ने पहले ही बताया था, बनवाली जी को आज श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के इस मंच पे बुलाने के लिए मैं सबसे पहले रीटा बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रीटा बहन का इसलिए भी धन्यवाद क्योंकि वो बहुत ही रस लेकर इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ती हैं और अच्छे वक्ता जिनकी विद्वत्ता का सभी अध्यापकों को लाभ मिले, ऐसे वक्ताओं को वो आमंत्रित करती हैं। यहाँ हमारा ध्यान उस तरफ ले जाती है कि ये भी हैं, इनको बुलाइए, क्योंकि सभी को हम जानते नहीं। तो मैं रीटा बहन का भी धन्यवाद करता हूँ। बनवाल जी, आप जाहिर है जैसा कि बताया गया और मैंने सुना, मैंने देखा, जैसा आपके YouTube पे कथा साहित्य पे जो
अभी थोड़े दिन पहले जो व्याख्यान हुआ, थोड़े दिन पहले हुआ होगा इसी लॉकडाउन पीरियड में, वो भी पहले हमने सुना। तो बहुत ही विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान रहा। आपने जितनी जितनी बातें कही, जैसे कि सभी की मतलब की व्याख्या उनकी दे के बात कही, ललित निबंध हो, आत्मकथा हो, संस्मरण कथा, जीवन वृत्त, ये सभी बातें अलग अलग आपने बताई। मैं इस विषय में तो मंजुला बहन ने सब कुछ कहा है। मैं ये कहता हूँ कि इस श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के इस ऑनलाइन वेबिनार में आज तक जैसा कि बताया गया 60 व्याख्यान हुए। आज 60वां व्याख्यान आपका हुआ, मुझे बहुत आनंद होता है। इसमें ज्यादातर संस्कृत के अध्यापक लोग जुड़ते हैं, सभी संस्कृत के अध्यापक। और संस्कृत के अध्यापक सिर्फ गुजरात से नहीं अपितु पूरे भारत से इसमें जुड़ते हैं। आज भी जो लोग नए जुड़े हैं उन सभी का भी मैं यहाँ अभिवादन करता हूँ। आपको जो लिंक भेजी गई है उस लिंक में मेरा और मेरे साथ मेरे जो 3 साथीदार हैं उन सभी का मोबाइल नंबर भी है। आप कभी भी इस विषय में कुछ भी आपका सजेशन हो तो हमें कह सकते हैं। और ये सभी के लिए है, ये आपका ही है ऐसा समझिए आप। मुझे बहुत आनंद आया। आज बनवाली विश्वास जी ने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ और गुजरात से बाहर से जो लोग जुड़े हैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले धैर्या माकड़ ने बहुत ही अच्छी आज प्रार्थना से शुरुआत की। आज आस्था मेहता एक विद्यार्थिनी है, किंतु बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने परिचय करवाया आज के वक्ता का, उनका। और वक्तव्य के बाद जो प्रतिभाव दिया मंजुला बहन ने, तो मैं इन तीनों भगिनियों का भी मैं अभिवादन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और आज के वक्ता को पूरा एक बार प्रणाम करता हूँ। आप पधारे यहाँ और आपकी विद्वत्ता से हमें लाभान्वित किया सभी का। हमारे साथ जो इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं नरेश भाई वणझारा, ये नरेश भाई वणझारा का, और मेरे साथ जो कायम से पहले दिन से जो जुड़े हैं महेश भाई पटेल और दिलीप भाई चौहान, नरेश भाई वणझारा के, इन तीनों के साथ के बिना ये कार्यक्रम हो नहीं सकता। इतनी दूरी तक हम पहुंच नहीं सकते थे, लेकिन ये 3 जो नए उत्साही अध्यापक है उनका मुझे बहुत ही अच्छा साथ और सहकार मिल रहा है। इसलिए मैं इन सभी का भी, वैसे तो ये सब तो हमारे ही है, परंतु उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूँ। अस्तु। धन्यवाद महोदय। अब हम सब शांति मंत्र के साथ ही आज का यह कार्यक्रम पूर्ण करेंगे। आस्था मेहता से अनुरोध करूंगा कि शांति मंत्र के साथ हम सब जुट जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अस्तु। नमो नमः। नमो नमः। परसों बुधवार को नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। परसों बुधवार को श्री अरुण कुमार मिश्र जो बिहार से हमारे साथ रोज जुड़ते हैं, वो हमें व्याख्यान देंगे और अपने व्याख्यान से, अपनी विद्वत्ता से हमको लाभान्वित करेंगे। तो अरुण जी, आपका स्वागत है, नमस्कार।